face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम फर्स्ट चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आज हमने इंट्रोडक्शन बिल्कुल फर्स्ट बेसिक चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसमें आपको मीनिंग्स, स्कोप, सिग्निफिकेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ये सब पता लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आगे फर्दर मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये टर्म कहाँ से आई, ये ले लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द टर्म, ये टर्म कहाँ से आया? जो टर्म मैक्रो है वो इंग्लिश में ग्रीक वर्ड से आई, ग्रीक मैक्रोज वर्ड से आई। मैक्रोज का मतलब क्या होता है? लार्ज। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। माइक्रो किससे आई थी? माइक्रोज वर्ड से आई थी, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रोज का मतलब लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? लार्ज। लार्ज मतलब इकोनॉमी एज अ होल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग इसके बिना अधूरा है। ठीक है, तो इसकी जो हम मतलब स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, वो एक इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलना है। हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने लाइक डिमांड स्टडी की, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई किया, तो हम बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स लेके चलते हैं। मार्केट्स भी पढ़ी तो वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी, राइट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबको एक साथ, हमने क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम पढ़ना है। आपकी बुक में क्या है? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब टोटल, समेशन, राइट। तो अब इसमें हम सबको क्या करके चलेंगे? प्लस करके चलेंगे। तो ये आए कहाँ से? ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आई, यहाँ पे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आई, ये आई कहाँ से? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आया 1936 में। 1929, आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है 1929 के डिप्रेशन के बारे में बताऊँ। 1929-30 में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़े लेवल का डिप्रेशन आ गया था हमारी यूएस की इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड में ही एक तरह का डिप्रेशन था उस टाइम। उससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे इनफ थी, कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन उस 1929 के डिप्रेशन के बाद, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स एबल नहीं थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टाइम पे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन कीन्स। आपको ये प्रोफेसर कीन्स याद रखना है मेनली। प्रोफेसर कीन्स थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। और इसी से इन्होंने 1929-30 के डिप्रेशन की जो स्टोरी आएगी उसको क्या किया? ख़त्म किया, उसको जो है फेस किया, राइट। तो डेफिनेशन हम मीनिंग पढ़ के ही आ रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमी क्या है? कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। आ गया फिर से इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट फॉर रेजिडेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये हम नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ आउटपुट हो गया इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया कि डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की किसी सेक्टर में, या जो प्रिंसिपल, यही सब मेन क्या है? प्रिंसिपल कंसर्न्स है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेनली हम इन सब पढ़ेंगे। आपकी कंटेंट्स वाला चैप्टर अब स्कोप भी करेंगे, या फिर आपका जो बुक का कंटेंट वाला पेज है उसको चेक कीजिए, उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं अपने पूरे सिलेबस में। ठीक है, इस सब को क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। तो दो बहुत ब्रॉड ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, जो हमने तो +1 में की। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आगे इसका सिलेबस सारा कवर करेंगे, डेट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या करता है? प्राइजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है इन एन इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये बिहेवियर करता है, एग्रीगेट्स का बिहेवियर स्टडी करता है ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। फिर से आ गया ना, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट्स की बात करेगा क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? कहता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, है ना, लाइक हाउस होल्ड्स, फर्म्स, कंज्यूमर एक्सेट्रा। तो इसने क्या किया? इंडिविजुअल लेवल की बात की। किसकी बात की? इंडिविजुअल लेवल की। लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करूं, तो मैक्रो की बात करती हूँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे क्या आया? इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलेगा, राइट। तो ये डील किसके साथ करेगा?
देखो, हाउ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स। सिर्फ एक कंज्यूमर अपने हिसाब से कैसे अपने बजट के हिसाब से डिसीजन लेगा या प्रोड्यूसर कैसे अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, उसके बारे में डील कौन करता है? माइक्रो डील करता है। लेकिन ये तो ये आ जाएगा ना कि इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर या बाकी गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर अपने डिसीजंस कैसे लेंगे, ये पूरे सेक्टर को इंक्लूड करेगा, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ना है? इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, राइट, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें जो मेथड है इसको हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट हम यूज़ करते हैं। हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, राइट। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हमने क्या पढ़ा था? फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ी थी ना। यहाँ पे क्या आ जाता था? हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाता था। तो क्या हम एक ही गुड्स की बात नहीं करते थे? क्वांटिटी ऑफ, एक सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ एक्स की बात नहीं करते थे हम, राइट। तो सिर्फ एक गुड के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया था? यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल बना दिया था। तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम है क्योंकि सबको एक साथ लेके नहीं चल रहे। लेकिन यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का आएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का आएगा बेटा, ना कि एक डिमांड या सप्लाई का आएगा। तो एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? जनरल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट सिमिल्टेनियसली, एक ही टाइम पर यूज होगा, ठीक है। इसमें जो मेन वेरिएबल्स से वर्क करते थे, जो हम पढ़ रहे हैं, मेन वेरिएबल्स क्या पढ़े हमने? लाइक प्राइसेस, कंज्यूमर की डिमांड, वेज, रेंट, प्रॉफिट, सिंगल यूनिट्स, राइट। इसमें क्या आ जाएंगे? एग्रीगेट वर्ड जुड़ जाएगा। एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वो चीज़ें जो हम पूरी इकोनॉमी लेवल पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसमें थ्योरीज कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर या फिर सप्लाई कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, यही पढ़ा था। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, जनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिल्स ऑफ पेमेंट नहीं, सॉरी वो था ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सब हम इसमें क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। तो ये मेनली किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल जी ने पॉपुलराइज की थी। और मैंने आपको बताया प्रोफेसर कीन्स ने क्या दिया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स 1929-30 के डिप्रेशन के बाद, ब्रिटिश थे ये भी, ओके, ब्रिटिश से थे। तो एक होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एक ना एजम्पशन आता है जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं ना माइक्रो मैक्रो का, एक एजम्पशन होता है कि जब भी हमने माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है, हमने एज्यूम करना है कि मैक्रो के सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। और जब मैक्रो पढ़ेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। बेटा इसका रीज़न क्या है? कि इनकी आपस में ही नहीं बनती। इसका मतलब क्या है? इनमें आपस में ही पैराडॉक्स रहता है, झगड़ा रहता है। कैसे? कहता है हो सकता है व्हाट इज लॉजिकल या व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल यूनिट इज नॉट ट्रू फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। जो एक सिंगल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी बात है, हो सकता है वो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो सेविंग्स। अगर इंडिविजुअल सेव ज़्यादा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, इनकम बढ़ेगी। सिंगल लेवल पे तो हम यही बात कह के चलते हैं कि सेव करो, सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इनकम बढ़ेगी हमारी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पूरी इकोनॉमी में सब सेव करना शुरू करते हैं, सेव ज़्यादा करेंगे तो कंजप्शन कम हो जाएगी, कंजप्शन कम होगी तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो इनकम कम होगी कि नहीं होगी? समझे? कंजप्शन कम हुई, यहाँ पे कंजप्शन कम हुई, कंजप्शन कम होने से कंजप्शन का एक्सपेंडिचर कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई पूरी इकोनॉमी की। एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम करेगा, जिससे क्या हो जाएगी? लोगों की इनकम कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग अच्छा है और मैक्रो लेवल पे सेविंग अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, इसको हम लीकेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि जो चीज़ माइक्रो लेवल पे अच्छी है वो हो सकता है मैक्रो लेवल पे अच्छी ना हो। मतलब पूरे, अगर हम पूरी एग्रीगेट लेवल की बात करें तो वो अच्छी ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में क्या आएगा बेटा? स्कोप में वही चीज़ें आएंगी जो हमने अपनी बुक में आगे पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्कोप का मतलब ही क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप मतलब कि उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अब आगे तुम क्या कवर करने वाले हो? इस बुक का कंटेंट चैप्टर खोलो, क्या आएगा? सबसे पहले नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ोगे। नेशनल इनकम में हम जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी, ग्रोथ से नेट जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हमारी जो फैक्टर इनकम को टोटल करके, अच्छा नेशनल इनकम होता क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यही होता है। तो इसको हम क्या है? स्टडी करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आएगा आगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। वो आएगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट इन द इकोनॉमी, ये कह सकते हैं। और वही एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, राइट। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ मनी,
थ्योरी ऑफ मनी में क्या आएगा, पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर मनी आई, मनी की इमरजेंस क्यों हुई, क्योंकि बार्टर सिस्टम के क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, राइट। मनी कितने टाइप की होती है, फियाट मनी, फिडुशियरी मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, है ना, क्या उसके फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, तो वो सब हम क्या है कवर करने वाले हैं। ये आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फोर्थ में आएगा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं हम, उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन होगी तो मतलब डिमांड ज़्यादा है, राइट, प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीज़ के, और अगर डिफ्लेशन हुई तो मतलब डिमांड कम है, प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इक्विलिब्रियम हो, वो कैसे पॉसिबल है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएगा गवर्नमेंट बजट, हम क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है जी, तो बजट एक तरह की प्लानिंग होती है, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को हमेशा क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं बजट की, लास्ट ईयर की बजट की क्या परफॉर्मेंस रही और आने वाले साल के लिए हमने क्या प्लानिंग किया है। हम क्वांटिटेटिव प्लानिंग को बजट क्या देते हैं, जब हम क्वांटिटी में, है ना, मनी की फॉर्म में जब प्लानिंग करते हैं तो वो हो जाता है हमारा बजट, कि कितनी हमारी इनकम होने वाली है और उससे कितना हम खर्चा एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, किस सेक्टर में कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब हम एक नेशन की करेंसी को दूसरे नेशन की करेंसी से चेंज करवाते हैं तो वो जिस रेट पे चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, लगा लो आप यूएस घूमने जा रहे हो, एग्जाम्पल है जस्ट कि लगा लो वहाँ पे जो हमारा रेट चल रहा है वो चल रहा है 80 रुपीज़ $1 के इक्वल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, $1 के बदले, $1 के बदले में उनको 80 रुपये दोगे, तो जो 1:80 वो आया वो हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है, सिर्फ एक ही चैप्टर है इसमें पूरे इकोनॉमिक्स में जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, वैसे है तो सारे, इसमें डेबिट क्रेडिट सीखते रहेंगे लाइक सब में, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स का टच आता है। क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ चेक करती है कि हमारी कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। वो चीज़ें जब हम लिखेंगे उसके बारे में, जब हम इस अकाउंट में आरबीआई ये बनाएगा, पूरी डील करेगा, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको स्कोप भी क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमें पता लग ही गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये सब पता लगने वाला है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें नेशनल इनकम यहाँ से पता लग रही है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, गवर्नमेंट का बजट यहाँ से हमें पता लग रहा है। एक्सचेंज रेट की थ्योरीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, पहले फिक्स्ड होता था, अब फ्लोटिंग होता है, वो सब पढ़ेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम किस में जा रहे हैं, डेफिसिट में है कि सरप्लस में है, राइट, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। जब वो सब पढ़ने ही वाले हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम सरप्लस में है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम से पता लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये चीज़ें कहाँ से पता लग रही है, मैक्रो से। तो सिग्निफिकेंस हुआ कि पूरी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं गवर्नमेंट ने, उसको कोई ना कोई डाटा तो चाहिए। कभी भी कोई प्लानिंग करनी होती है, कोई भी स्टेप्स उठाने होते हैं, कोई रोड मैप बनाना होता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या पॉलिसीज, तो कोई सब बात आ गई, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसको क्या चाहिए, उसको डाटा चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कह दूँ पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कोई प्लान बनाऊँ, तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या लेवल है, उनको कितनी हेल्प की नीड है, राइट, कौन किस लेवल पे है। तो ये सब जो डाटा है वो कहाँ से मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिर आ गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम लेवल, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए, वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। वो इसी में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस, कि सरप्लस में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ये सब हमारे कहाँ से पता लगेगी, एज अ होल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डील करता है इन सब से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूरी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो ये लाइन क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है कि तो जितने भी एमर्जिंग चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के, वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक के डाटा से ही हमें पता लगते हैं। लाइक पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या नीड है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, राइट, वो चीज़ें आ गई। इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, डिफ्लेशन कितनी चल रही है, बीओपी का क्या स्टेटस है, यही सब क्या है, चैलेंजेस पता लगते हैं यहीं से। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा से ही पॉसिबल है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, रीड आउट कीजिए। इकोनॉमिक्स में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.